गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज से हम आपका जो है, इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था वो इंट्रोडक्शन था आपके सिलेबस के बारे में कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा जो चेंजमेंट किया गया है, या पहले आरबीएससी का था अपने यहाँ पे, तो अब जो एनसीईआरटी का जो कोर्स लागू हुआ है उस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी गई हैं। आज से हम आपको उन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो, या चैप्टर वाइज जो है वो आज से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। सो बिल्कुल केयरफुल रहना और प्रत्येक वीडियो को बिल्कुल केयरफुली जो है वो आपको देखना है। नोट्स भी आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन क्लास। तो आज की जो अपनी क्लास है कक्षा 11 जीव विज्ञान की हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, और वे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी सभी को आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोशिका। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने एक चीज़ बताई थी आपको। वो क्या कहा था कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बताया था कि पूरा जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसे 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। तो तीसरी जो यूनिट है वो क्या है, थर्ड जो यूनिट है वो स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि संरचनात्मक और संगठनात्मक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है। तो थर्ड यूनिट जो है अपनी, उसका जो पहला चैप्टर है, वो पहला जो चैप्टर है वो है सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, कौन सा है? कोशिका। तो इसी कोशिका के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कोशिका जो होती है वो क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले किसके द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था, कॉइन किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, जो कि जो स्लीडन और जो स्वान नामक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो साथ के साथ एक चीज़ और है, साथ के साथ आपको नोट्स भी उतारने हैं इन्हीं के अनुसार। तो जो जहाँ से जिस तरह से आपको शुरुआत करनी है वैसे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास इस चैप्टर से संबंधित, वो चैप्टर है कोशिका विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि कोशिका विज्ञान क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, ध्यान देना, कोशिका की संरचना व उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान कहलाती है। ध्यान रखना, कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको साइटोलॉजी। अक्सर कई बार क्या होता है कि इंग्लिश की टर्म ही जो होती है वो हिंदी वाले बच्चों को सीखनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो साइटोलॉजी क्या है? ठीक है, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोशिका की संरचना और उसकी जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना व क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोशिका। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि कोशिका क्या होती है, तो इससे पहले पूर्व हमें जो समझने की चीज़ है उस पर हम जिक्र करते हैं कि कोशिका को परिभाषित करने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि इस धरती के ऊपर जितने भी जीवधारी हैं,
प्रत्येक जीवधारी जो होता है वो क्या होता है, कोशिका से निर्मित होता है। उसका जो शरीर है, चाहे वो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, ठीक है ना, किससे मिलकर बना होता है उसका शरीर, कोशिका से मिलकर बना होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। सॉरी, तो कोशिका की परिभाषा क्या गई, यानी कि जितने भी कोशिकीय जीव हैं, अगर हम ये माने कि जितने भी हम भी कोशिकीय जीव हैं, प्रत्येक जो कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, जो जीव किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, चाहे किसी भी प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहें, यूनिसेलुलर अगर बात करें तो कोशिकीय जो जीव होता है वो अपना क्या रख सकता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इंडिपेंडेंट एक्सटेंस के रूप में स्थित होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसका, ठीक है। और स्वतंत्र अस्तित्व यानी कि इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस के अलावा जो उसकी खासियत होती है वो क्या होती है कि वो जीवन की सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। तो जीव की अगर परिभाषा की बात करें, बहुकोशिकीय जीव की अगर हम बात करें, तो क्या कह सकते हैं कि जो कोशिकीय जीव होते हैं उनका क्या होता है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं, यानी कि जो कोशिकीय जो जीव होते हैं, वो कोशिकीय जीव जीवन की सभी क्रियाएं जो भी वो करते हैं, ठीक है, सभी क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं, सभी क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, केवल ये आपकी नॉलेज के लिए। लिखना है क्या है वो मैं बताऊंगा आपको कि कोशिकीय जो जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, अर्थात अपना क्या रखते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्सटेंस रखते हैं। और साथ ही साथ इन जीवों में क्षमता होती है कि ये जीवन की सभी क्रियाओं को करने में पूर्ण होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। अब हम अगर कोशिका की क्या बात करें, अगर हम कोशिका की परिभाषा की बात करें कि कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका की परिभाषा क्या होगी कि जीवों के शरीर की, यही नोट करना है आपको, जीवों के शरीर की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरेबल व फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक है। सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, द यूनिट लाइफ जो होती है वो सेल होती है। तो क्या कह सकते हैं, क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। कोशिका किसे कहेंगे कि कोशिका वह होती है जो कि क्या होती है, शरीर की संरचना के निर्माण में भाग लेती है, साथ ही साथ शरीर के अंतर्गत होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती हैं, उन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने में जिसका योगदान होता है वो क्या होती है, वो कोशिका होती है। सो हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं। इसी तरह से सेम टू सेम बनाने हैं आपको, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। इन्वेशन की अगर बात करें, अगर इसकी क्या बात करें, खोज की बात करें, ठीक है, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम, सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी, सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले कोर्क जो होती है, ठीक है, एक मृत कोशिकाओं की खोज की थी। ये कह लें कि सबसे पहले, ठीक है, सब, अब चाहे वो मृत है या जीवित है,
लेकिन सबसे पहले करने वाले हैं कौन? रॉबर्ट हुक। और किसमें की थी? कोर्क कोशिकाओं की खोज की थी। किनकी? कोर्क जो सेल्स होती हैं उनमें सबसे पहले कोशिका को उन्होंने पहचाना था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती हैं। जैसा आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा, ठीक है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं छोटे छोटे। और इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर होता है उसमें भी इसी तरह से जो कोशिकाएं होती हैं वो, या पादप शरीर जो होता है, हालांकि ये बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि पादप जो शरीर होता है उसमें जो कोर्क होती है, ठीक है ना, उसके अंदर स्ट्रक्चर कोशिकाओं की कुछ इस प्रकार से होती है जैसे मधुमक्खी का एक छत्ता हो। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि कोशिका की सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। हालांकि इन्होंने मृत कोशिकाओं को खोजा था, लेकिन खोजा तो था, ठीक है। अब उस समय मृत कोशिकाओं की खोज या फिर इसका क्या लेना देना है? एक्चुअल में क्या था कि जब तक रॉबर्ट हुक थे, उस समय 1665 की बात है, तो उस समय जो माइक्रोस्कोप थे, ठीक है, माइक्रोस्कोप जो थे उनमें कोई खास प्रकार का क्या नहीं था, यानी कि बहुत ही उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि जो माइक्रोस्कोप यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी हैं उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो कोशिका से संबंधित और नई चीज़ें भी सामने आने लगी। और आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। क्या नाम था? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम जीवित यानी कि लाइव कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की, समझ गए? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा तो मृत कोशिकाओं की खोज हुई थी, लेकिन एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, ध्यान रखना ये। और इन्होंने, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी वे कोशिकाएं कौन कौन सी थी? उन कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो वो जीवाणु कोशिकाएं थी, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं थी? जीवाणु कोशिकाएं थी, समझ गए? जो कि एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने जीवाणु कोशिकाओं को देखा था। साथ ही साथ जो इन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु कोशिकाएं या फिर माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना, इनके बारे में इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। ओके, इसे याद रखना। या दूसरे प्रकार के जो होते हैं प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोक के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की। और जिन जीवित कोशिकाओं की खोज यानी कि जिन जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले देखा था वो थी जीवाणु कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, या आरबीसी वगैरह जो थी वो सबसे पहले इनके द्वारा देखी गई थी। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो आपने ये शुरुआती जानकारी है कोशिका विज्ञान क्या है, कोशिका किसे कहते हैं और सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा गया था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे माइक्रोस्कोप के इन्वेशन में सुधार आता गया, ठीक है, डेवलपमेंट यानी कि उन्नत किस्म के जो माइक्रोस्कोप हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए नोल और रस्का नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। तो उसके पश्चात अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर से संबंधित है वो है कोशिका सिद्धांत, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे क्या है
कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी जो है वो क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि कोशिका सिद्धांत जो है सन 1800, अगर इसमें लिखेंगे क्या, नोट क्या करेंगे, 1838 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लीडन। क्या नाम था, पूरा लिख देता हूं, मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन ने 1838 में मैथियन स्लीडन ने पौधों पर अपना अध्ययन किया। ठीक है, ये कैसे थे, ये वनस्पति शास्त्री थे और इन्होंने बताया कि पौधों पर अध्ययन किया और क्या कहा, पौधों पर अध्ययन करते समय इन्होंने क्या बताया कि सभी पादप किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर, या पादप जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं, सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा ये कोशिकाएं पादप उत्तकों का निर्माण करती हैं। पादप उत्तकों का निर्माण करती हैं। इस चीज़ को याद रखोगे आप कि सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या ये कहें कि पादप शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये किनका निर्माण करती हैं, पादप उत्तकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम दूसरी ही बात करें, उसी समय लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के थे, ध्यान रखना, मैथियस स्लीडन कहाँ के थे, जर्मनी के थे। 1839 में ब्रिटिश प्राणी शास्त्री या वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है, ब्रिटिश प्राणी शास्त्री, क्या नाम था उनका, थियोडोर स्वान। क्या नाम था, थियोडोर स्वान थे, जो कि प्राणी शास्त्री थे, ने अध्ययन कर बताया कि, यानी कि प्राणी शास्त्री जो थे थियोडोर स्वान, इनके द्वारा क्या बताया गया कि जो शरीर, यानी कि जो प्राणी, जो यानी कि जो प्राणी यानी कि एनिमल्स जो होते हैं, थियोडोर स्वान ने अध्ययन कर बताया कि प्राणियों की कोशिकाएं प्राणियों की कोशिकाओं के, या ये कहें कि बाहर की तरफ के बाहर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, क्या बताया, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। और तथा मैथियस स्लीडन ने इसी समय क्या कहा कि जो पादप शरीर होते हैं उनमें जो कोशिका जो झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति ओर पाई जाती है। ठीक है, तो दो अलग अलग वैज्ञानिक एक ही समय एक ही प्रकार से अध्ययन कर रहे थे, और वो अध्ययन का जो टॉपिक था वो था सेल यानी कि कोशिका। कि मैथियस स्लीडन जो कि एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जो कि वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने कोशिका पर अध्ययन करते हुए बताया कि जो पादप शरीर जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये कोशिकाएं पादपों के उत्तकों का निर्माण करती हैं। ठीक है,
उसी समय ब्रिटिश वैज्ञानिक जो कि एक प्राणी शास्त्री थे, उन्होंने प्राणी कोशिकाओं पर अध्ययन करते हुए क्या बताया कि प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर क्या उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। इसी समय 1839 में फिर से स्वीडन के द्वारा पादप कोशिकाओं के बाहर कोशिका झिल्ली पर अध्ययन करते हुए देखा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति ओर उपस्थित होती है। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर ली। इसके बाद हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें भी कोशिका सिद्धांत से ही संबंधित हैं। वो क्या है कि अतः स्लीडन व स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी प्रस्तुत की, ठीक है, दोनों ने सेल थ्योरी को। अतः स्लीडन व स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब ये सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार, मिटा दो इसको, इस सिद्धांत के अनुसार तीन चीजें होती हैं, या ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार ये थ्योरी क्या कहती है, इस सिद्धांत के अनुसार नंबर एक, पहली बात क्या है कि प्रत्येक जो जीव होता है, शरीर जो होता है, ठीक है, प्रत्येक जो जीव होता है, प्रत्येक जीव कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये पहली बात है सिद्धांत की, मिलकर बना होता है, ठीक है, कि प्रत्येक जीव कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात क्या है कि कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। इससे का मतलब तो संरचनात्मक हो गया, शरीर की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, ध्यान रखना इसको, क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। और नंबर तीन अगर हम बात करें तो सिद्धांत का तीसरा चरण क्या कहता है कि प्रत्येक नई बनने वाली कोशिका का निर्माण, प्रत्येक बनने वाली कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये जो कोशिका सिद्धांत जो मैंने आपको 3 लाइनें लिखवाई हैं, ऊपर वाली जो दोनों लाइनें हैं ये तो स्लीडन और स्वान के द्वारा दी गई थी, लेकिन नीचे वाली की प्रत्येक बनने वाली कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये मॉडिफाइड थ्योरी होती है जो कि विर्चो के द्वारा दी गई थी 1855 में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विर्चो। क्यों? क्योंकि स्लीडन और स्वान के सिद्धांत जो कोशिका सिद्धांत था उसकी एक कमी थी। वो क्या थी कि स्लीडन और स्वान जो थे वो ये नहीं बता पाए कि नई बनने यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और निर्माण नहीं बताए पाए, इसलिए 1855 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विर्चो, ठीक है। 1855 में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, उसमें रूपांतरित किया और एक लाइन और बताई। वो क्या कहा कि बनने वाली जो नई जो कोशिका बनती है उसका निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ये ध्यान रखना। ये लाइन स्लीडन और स्वान नहीं समझा सके थे। ये किसने बताया था? 1855 में विर्चो के द्वारा बताया गया था। इसके आगे कोष्टक में लिख सकते हैं आप, विर्चो 1855, ध्यान रहेगा आपके,
ठीक है, ये तीसरी वाली लाइन। तो जो ये है ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। इससे पहले का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? स्लीडन और शिवान में दो ही बातें बताई थी, जो अपने सिद्धांत के अनुसार ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई बनने वाली जो कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये बताया था विर्ट्जो ने 1855 में। इसलिए ये रूपांतरित सेल थ्योरी हो जाती है। और तीसरी लाइन भी इसमें नई जुड़ गई कि बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना। आई होप ये जो क्लास है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बेसिक चीज़ें मैंने बताई आपको कि कोशिका क्या है, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, ठीक है, और कोशिका सिद्धांत को क्लियर किया है हमने। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो है कोशिका के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में और उनके ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनके संगठन के बारे में। ठीक है, सो क्लास को बिल्कुल केयरफुली देखना, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।